हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कैसे हम डिजिट का सम फाइंड कर सकते हैं। अब उसी प्रोग्राम के बेसिस पे हम डिज़ाइन करेंगे रिवर्सिंग डिजिट ऑफ नंबर बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले मैं क्या बनाना चाहूंगा, हाउ इट वर्क्स। इन नॉर्मल मैथमेटिक्स वी यूज बेस 10। हम जानते हैं कि बेस 10 को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। When we multiply a digit by 10, it will change its position to next higher place. Means unit to 10, 10 to 100 place. To reverse digits of a number, we change original formula sum is equal to sum plus r into sum is equal to sum into 10 plus r. रीजन क्या है? बिफोर adding next value r, we move existing sum to next higher place. मुझे याद है कि स्कूल लाइफ में जब हम पढ़ते थे तो मैम हमें एक समय पे एक ही नंबर दिया करती थी। जैसे मैम कहती थी 1, फिर मैम कहती थी 2, फिर मैम कहती थी ऐसा मैजिक करो कि 3 नहीं बल्कि 12 बन जाए। तो हमें मैम ने क्या सिखाया था? 1 इंटू 10 प्लस क्या 2। अच्छा, अब मैम कहती थी कि इसको 123 बना दो। अब जैसे 12 बन गया तो हम क्या कहते थे? 12 इंटू 10 प्लस 3, तो क्या बन जाता था? 123। तो कंक्लूजन निकला कि रिवर्स करना है तो एग्जिस्टिंग डिजिट को हम एक पोजीशन हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो टेक्निकली पूरा प्रोग्राम सेम है। व्हाट वी नीड टू चेंज जस्ट द फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि हमेशा मैं अपने दोस्तों को पहले हाउ इट वर्क समझाना चाहता हूँ, तो इसी को हम फिगर से समझना चाहेंगे। तो हमेशा की तरह मान के चल रहा हूँ कि n हमारा 153 है। हालांकि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। m इक्वल टू n मान लेते हैं जैसा मैं माना था। सम इक्वल टू 0। हम एक लूप चलाएंगे m नॉट इक्वल टू 0, r इक्वल टू m%10। और फॉर्मूला क्या हो गया? सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस r और m इक्वल टू m/10। तो हमने यहाँ पे माना हुआ है m को 153। क्या ये 0 नहीं है? यस। 153 को हमने डिवाइड किया 10 से। हालांकि मैं कुछ डिफरेंट नंबर ले सकता था, लेकिन हमने क्योंकि लास्ट टाइम इसी नंबर का यूज़ किया था तो रिमाइंडर क्या बचा था? 3। अब पहले से सम में 0 है, यानी कोई नंबर नहीं है। इंटू 10 प्लस 3, तो सम 3 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस नंबर ही है। इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर, तो हमें 15 मिल गया। 15 नॉट इक्वल टू 0, यस। 15% 10, तो 10 बन जा 10, रिमेनिंग इज 5। अब जैसे कि हमने कहा कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करना है, तो 3 इंटू 10 जैसा मैंने आपको ऊपर फिगर में समझाया, प्लस क्या हो जाएगा
तो ये क्या बन जाएगा 35। अब 15/10 हम जानते कि अगेन इंटीजर वैल्यू बनाएगी 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। जब हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते तो छोटा नंबर रिमाइंडर आता है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 1। अब ये ऑलरेडी 35 है इंटू 10 प्लस 1, तो क्या बन गया 351। 1/10 होता है 0.1, उसकी इंटीजर वैल्यू कितनी 0। क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स हो तो क्या हो गया स्टॉप। लेकिन हम जानते कि हमें आंसर मिल गया रिवर्स ऑफ 153। अच्छा, इसी प्रोग्राम में हम पैलिंड्रोम चेक करेंगे। माना कि हमने इनपुट किया होता 121, तो उसका रिवर्स भी क्या बनता 121। और हमने पढ़ा था कि जब उल्टा सीधा एक समान हो तो उसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो जिस सिस्टम ने आर्मस्ट्रांग नंबर में कंडीशन लगाई थी इफ n एग्जैक्टली इक्वल टू सम, वैसे हम यहां पे भी कंडीशन लगाएगी कि क्या ओरिजिनल नंबर n और सम बराबर है या नहीं। अगर ओरिजिनल नंबर और सम बराबर है तो हम कह सकते हैं कि डिजिट कैसा है या नंबर कैसा है पैलिंड्रोम। तो यही हमारी टारगेट में भी लिखा हुआ है कि पहले हम रिवर्स करेंगे और उसी में हम किसकी कंडीशन दे देंगे पैलिंड्रोम की। अच्छा, इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि जब आप कॉलेज में स्टडी करोगे तो कभी टीचर्स केवल रिवर्स करने के लिए कहेंगे और कभी आपको रिवर्स के साथ साथ कहेंगे पैलिंड्रोम चेक करो, तो आप उसी प्रोग्राम में इफ कंडीशन लगा के पैलिंड्रोम भी चेक कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे दोस्तों। हमेशा मैंने आपको समझाया कि लॉजिक को पहले फॉलो करते हैं। तो लॉजिक में सबसे पहले लिखा है कि हमें एक नंबर चाहिए यूजर से, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर नंबर क्या देगा। हम ओरिजिनल वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसको कहाँ स्टोर कर दिया n में। हम जानते कि आपस में ऐड करना है, इस कारण से आइडेंटिटी वैल्यू हमने क्या रखी 0 रखी। अब हम लूप चलाना चाहेंगे कब तक, जब तक कि m 0 ना हो जाए। हर बार हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर में जब हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस r। अच्छा, अगर हम बात करें 27 दिसंबर की, तो यहां पे हमने लिखा था सम इक्वल टू सम प्लस r। साथ साथ हमने सीखा था सम इक्वल टू सम प्लस r इंटू r इंटू r। बस इतना ही तो चेंज किया हमने। और क्या दोस्तों, m इक्वल टू m/10। ये लूप का एंड हो गया। एडिशनल कंडीशन टू चेक फॉर पैलिंड्रोम। तो पहले हम रिवर्स प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एफ रिवर्स ऑफ खाली स्थान इक्वल टू खाली स्थान। हम किसका रिवर्स निकाल रहे थे, n का, जो किसमें स्टोर है सम में। अब दोनों इंटीजर हैं, तो जहां खाली स्थान है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं %t। अब अगर कॉलेज में हमें पैलिंड्रोम नहीं कहा गया तो कंडीशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कहा गया तो हम कंडीशन देंगे क्या ओरिजिनल नंबर सम के बराबर है क्या, मींस ओरिजिनल वैल्यू सेम एज रिवर्स, उल्टा सीधा एक समान। तो प्रिंट एफ खाली स्थान इज अ पैलिंड्रोम नंबर, और हम किसको चेक करते हैं, n को। नहीं तो हम कहेंगे कि वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब बस जहां खाली स्थान हमने दिया है वहां %d आ जाएगा। अब किसी फ्रेंड ने कहा से इसको सी आउट में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सी आउट एंडल n इज अ नॉन पैलिंड्रोम नंबर। इसे नॉन पैलिंड्रोम कर देते, नॉन पैलिंड्रोम नंबर। तो
ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। अब प्रोग्राम का लॉजिक हो गया, तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिए करें, तो क्या क्या वेरिएबल्स हमने यूज़ किए, एक तो नंबर n, एक m, एक सम r, साथ साथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया मेन फंक्शन, और यहाँ पे बस एक ही लाइब्रेरी की जरूरत है, वो है stdio.h, क्योंकि हम printf स्कैनफ का यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्राम को अगर आप इंटरेक्टिव बनाना चाहे तो हम यूजर को दे सकते हैं मैसेज एंटर नंबर, बाकी प्रोग्राम को इंटरेक्टिव ना बनाना हो तो नॉट रिक्वायर्ड। जितनी भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें स्कैनफ के ऊपर प्रिंटफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कारण है कि ऑनलाइन टेस्टिंग वाले कंपनीज के पास टेस्टिंग इंजन होती है, टेस्टिंग इंजन अपने आप इनपुट करती है, तो आपको प्रिंटफ लिखने का वो जो मैसेज है एंटर नंबर वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली स्कैनफ से शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट प्रोग्राम है, रिवर्सिंग डिजिट्स एंड चेकिंग फॉर पैलिंड्रोम। .cpp इसे कंपाइल किया जाए। ओके, अब इसे रन करते हैं। तो पहले तो हमने 153 कहा दोस्तों, तो सिस्टम कह रहा है कि भाई 153 का रिवर्स 351 है, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। फिर से इसे रन किया जाए, और अब की बार मैंने कहा 121, तो सिस्टम कह रहा है कि 121 क्या है, पैलिंड्रोम। 12321, तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम। तो कोई भी नंबर दिया जाए वर्क कर जाएगा। अब चैनल पे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसी प्रोग्राम के बेसिस पे एक वीडियो है जिसमें मैं फाइंड करें कि हमने जो नंबर इनपुट किया उसमें मिन डिजिट कौन सी थी और मैक्स डिजिट कौन सी थी। जैसे इसी फिगर की बात करें तो इस फिगर में मिन डिजिट क्या है 1 और मैक्स डिजिट क्या है 5। अब ऐसे इसमें कैंपस में आता है कि इवन जो पोजीशन है उनको अलग ऐड करना है और ऑड पोजीशन को अलग ऐड करना है, और फिर चेक करना है कि डिफरेंस कितना है। तो ऑड पोजीशन पे क्या है 1 और 3, जिसका सम क्या आएगा 4, और इवन पोजीशन पे क्या है 5, तो जो डिफरेंस वो क्या आएगा -1, या अगर आप a माइनस बी करें तो -1, अदरवाइज b माइनस a करें तो 1 आएगा। तो वो दोनों प्रोग्राम्स आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने अचीव किया है, कैसे मैंने उसको अचीव किया है। हमने कुछ दिन पहले दोस्तों अर्थमेटिक सीरीज सीखी थी, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। अगर ऐसे टीचर मैंने आपको ये सिखाया हुआ क्योंकि हमने लास्ट टाइम में समेशन सीखा था, तो हमने सीखा कि यही इसे अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। तो इसी को मैं हार्मोनिक में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं दोस्तों, इसी को हार्मोनिक में कन्वर्ट करने के लिए बस हमें रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। इसको कैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। अब मेरे चैनल पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर होता है। तो जब वो घर में प्रोग्राम बनाते तो गड़बड़ हो जाती है, ये तो आ जाती है टर्म 1, लेकिन उनके घर में ये टर्म क्या जाती है 0, क्योंकि 0.5 की इंटीजर वैल्यू कितनी 0। ऐसे ही इसके लिए भी क्या आएगी 0.333, लेकिन फिर से कंपेयर कर लेगा 0। 1/4 होता है 0.25, लेकिन तो भी सिस्टम के ले लेगा 0, जिस कारण से उनका आंसर क्या आता है 1। फिर वो मेरे चैनल पे देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने कुछ दिन पहले टाइप कास्टिंग सीखी थी दोस्तों, तो जिससे हमने अर्थमेटिक सम का सीरीज फाइंड किया है, टेक्निकली वैसे हमने हार्मोनिक का प्रोग्राम भी बनाया, बस मैंने रेसिप्रोकल बना दिया है। लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल बनाया तो हमने स्टूडेंट को समझाया कि ऐसा हम क्या करें कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। हम जानते हैं कि जो काम हम प्रिंटफ से कर सकते हैं वही काम स्लैशन से कर सकते हैं। अब स्लैशन का मतलब है न्यू लाइन। हम चाहते तो C++ में भी न्यू लाइन लिख सकते थे,
लेकिन न्यू लाइन की परेशानी क्या है कि वो हमेशा डबल कोर्स में आती है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड एल। एंड एल का मतलब है एंड ऑफ द लाइन। तो टेक्निकली जो काम स्लैश इन से होता है वही एंड एल से। अब यहाँ पे खाली स्थान है और इस खाली स्थान में हम किसकी वैल्यू भेज रहे हैं, एन की। अब सी आउट कहते हैं कि खाली स्थान आप क्यों छोड़ रहे हो, ये मैंने खाली स्थान छोड़ दिया। तो टेक्निकली जैसा खाली स्थान प्रिंटफ में वैसा यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे मैं खाली स्थान की जगह परसेंट डी लगाना पड़ता है इंटीजर के लिए। ये कहता है कि खाली स्थान की जगह परसेंट डी दे ही क्यों रहे हो, जिसको प्रिंट है उसको इमीडिएटली नाम दे दो। हमें किसे प्रिंट करना है, एन को। इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग, हम कई बार इसे यूज करते हैं। तो दिस इज कैस्केडिंग ऑपरेशन। तो पहले लाइन चेंज होगी, फिर एन प्रिंट होगा, फिर ये मैसेज आएगा। मैसेज हमेशा किस में रहेगा दोस्तों, इनसाइड डबल कोट्स। अब हम चलना चाहेंगे आज के हमारे अगले प्रोग्राम पे दोस्तों, जो है फिबोनाची सीरीज, जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस इक्वेशन को दिया था। तो उन्हें रूल क्या कहा, फर्स्ट टू टर्म्स आर फिक्स्ड हैविंग वैल्यू 0 and 1. Rule second, successive terms are addition of previous two terms. हालांकि जब उन्होंने ये इक्वेशन बनाई तो उन्हें मुर्गियों के एग्जाम्पल से समझाया था। उन्होंने समझा कि भाई पहले दिन मैंने 2 मुर्गियां खरीद ली, या एक मुर्गिया एक मुर्गा वो कह सकते हैं। तो पहली बार तो एक भी अंडा नहीं आया, उसके बाद हर दिन वो अंडा देते हैं, हर महीने एक्चुअली कह सकते हैं, और उससे एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो उन्होंने सीरीज बनाई कि कैसे ये बच्चे नंबर ऑफ चिकन्स बढ़ते जाएंगे। तो ये एन मान लेते हैं दोस्तों। तो अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको स्टोरी भी मिल जाएगी कि व्हाट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस कंसेप्ट। हम एम नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करवाएंगे, एन नंबर ऑफ टर्म्स। हमें फंक्शन ऑफ एन बनाना है। तो जैसा कि हमें कहानी में दिया गया दोस्तों, 2 पहली टर्म फिक्स्ड है। तो कौन कौन सी टर्म फिक्स है, 0 और 1। अब बाकी टर्म्स कैसे निकलेंगी, पिछले 2 टर्म्स के एडिशन से। तो अब अगली टर्म क्या है, इन दोनों का एडिशन से। तो कितनी आना चाहिए, 1। अब इन दोनों के एडिशन से 2। अब इन दोनों का एडिशन। तो समय के साथ साथ मुर्गियां बढ़ती चली जाएंगी, और कैसे मुर्गियां बढ़ेंगी, दैट्स अ स्टोरी। तो अब हम समझें इसको हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। अब दोस्तों मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट की तरह ही सोचूंगा प्रोग्राम को। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मैंने किस क्वेश्चन को कैसे सोचा था वो आपको मैं समझा रहा हूं। वेरिएबल्स हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने इसको ए मान लिया था, फर्स्ट टर्म। इसको मैंने बी मान लिया था। अब जैसा कि डेफिनेशन करी थी कि अगली टर्म क्या है, इन दोनों का एडिशन, तो मैंने इनको ऐड करके एक वेरिएबल सी में स्टोर कर लिया। अच्छा, इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया। अब मुझे दिक्कत है क्या है कि नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टर्म को अगर मैं सी मानूं तो उससे एक पीछे को मुझे क्या मानना पड़ेगा, बी, और उससे एक पीछे को क्या मानना पड़ेगा, ए। यानी मुझे कुछ ऐसा मैजिक सोचना होगा कि थोड़ी देर पहले जो सी था वो बी बन जाए, और जो बी था वो क्या बन जाए, ए। इससे फायदा क्या होगा, अब अगले टर्म में ये कहलाएगा सी। अब जो थोड़ी देर पहले सी था वो क्या बन जाएगा, बी, और ये क्या बन जाएगा, ए। तो बस हमें कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है कि जैसे हमारी टर्म्स आगे बढ़ती जाएं वैसे उसी पोजीशन चेंज होती जाए। सो ऐसा स्टूडेंट मैंने इससे कुछ लॉजिक सोचा था, बस उसे फिर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना था। अच्छा, हर बार मैं प्रिंट ए को करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि पहली बार 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर
इससे प्रिंट होता जाएगा। अब एक बार हमने लॉजिक समझ लिया तो उसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लो चार्ट में अगर हमने सोच लिया तो प्रोग्राम करना हमेशा आसान होगा। तो हमेशा की तरह हमने स्टार्ट एक वेरिएबल मान लिया या एक सिंबल मान लिया, स्टार्ट सिंबल। हम यूजर से पूछेंगे n, कारण कि सीरीज है ये, सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो n क्या रिप्रेजेंट करे, नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट, क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है। जबकि कोई भी फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम इनफाइनाइट नहीं होता, उसको फाइनाइट टाइम में रुकना होता है। अब जैसा कि हमने फिगर में देखा दोस्तों कि हमारे पास एक वेरिएबल था a, जिसको हमने क्या माना 0, एक वेरिएबल b जिसको हमने क्या माना 1, और साथ साथ हमें लूप चलाना, तो लूप के लिए मैं i को क्या मान रहा हूं 1। हमें कब तक चलना है, हमें चलना है दोस्तों जब तक कि i क्या हो, लेस देन इक्वल टू n। अब दो ही चीज होंगे, तो कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन ट्रू है दोस्तों तो टीचर ने फॉर्मूला सिखाया। क्या फॉर्मूला सिखाया टीचर ने, कि पहले तो नेक्स्ट टर्म निकाल लो। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। जब मैं फिगर बना रहा था तो फिगर में सी इस तरफ था, जबकि प्रोग्रामिंग में दोस्तों इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट में यहां आते हैं सोर्स या एक्सप्रेशन, और यहां आता है टारगेट वेरिएबल या असाइन टू। यानी राइट हैंड साइड सॉल्व होके किस में असाइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कभी कभी जब मैं इस प्रोग्राम को अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूं तो कई स्टूडेंट गलती से क्या लिख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी। दिस इज इनकरेक्ट। और कुछ समय पहले मैंने समझा था कि इसमें आ जाता है एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपल वेरिएबल। क्योंकि सिस्टम यहाँ पे क्या समझ रहा है कि सी को हम किस में असाइन कर रहे हैं, ए प्लस बी में। सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सी में क्या गया, ए प्लस बी का एडिशन। अच्छा, अब हमारा फिगर क्या बता रहा है कि जो बी था उसको किस में असाइन कर दीजिए, जो बी था उसको किस में असाइन कर दीजिए, ए में, और जो सी था वो किस में असाइन कर दीजिए, बी में। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम ए में क्या आ जाए, बी की वैल्यू, और बी में किसकी वैल्यू आ जाए, सी की वैल्यू। अगेन आपको मैंने डायरेक्शन समझा है दोस्तों, ये इसमें जा रहा है, बी इसमें जा रहा है, और सी इसमें जा रहा है। अच्छा, इन दोनों लाइंस को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गलती से अगर मैं पहले बी को सी लिख देता तो टेक्निकली बी में क्या चला जाता, सी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू लॉस्ट हो जाती। तो पहले हमने बी से कहा कि भाई बी आप अपने ओरिजिनल वैल्यू ए को दे दो, जिससे कि हम आपको क्या दे पाए, सी की नई वैल्यू। जैसे कि अगर आप फिगर में देखें तो यहां पे बी हमने कहा ए में आ जाए तो क्या आ गया 1, अब सी चला गया बी में, तो बी कितना हो गया 2। अच्छा, अब हमें 200 प्रिंट करना था, और हम जानते हैं कि प्रिंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं पैरेललोग्राम, और हमने अभी भी प्लान किया कि हम प्रिंट किसे करवाएंगे, फर्स्ट टर्म को हमेशा, तो प्रिंट ए। तो समय के साथ साथ ए शिफ्ट होता जाएगा, और क्या i इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि हर लूप में हमें क्या चाहिए होता है, काउंटर। अब ये वापस ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब कभी ना कभी तो कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टॉप हो जाएगा। और जैसा कि ऐसे टीचर मैं हमेशा समझाता हूं दोस्तों, ये ए पार्ट है यानी इनिशियल वैल्यू, ये बी पार्ट यानी क्या, कंडीशन, ये सी पार्ट है यानी काउंटर। तो इतना तो आना ही आना था लूप में।
मुझसे स्टूडेंट पूछे सर लूप आपने क्यों चलाया? अगर मैं लूप नहीं चलाता तो एक ही वैल्यू प्रिंट होती, जबकि सीरीज का मतलब होता है एन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, फिर बाकी जितना भी बचता है दोस्तों उसको हम डी पार्ट का नाम देते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि ऐसा प्रोग्राम तो मैंने दोस्तों को पिछली क्लास में भी सिखा चुका हूं, जिसमें मैं वन से लेके एन तक लूप चलता है फैक्टोरियल में। बस करना क्या है, हमने आपको जो एडिशनल लॉजिक सिखाया है वो एडिशनल लॉजिक वहां पे इंप्लीमेंट करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो बड़े आराम से इस फ्लो चार्ट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम में। क्योंकि जो मेन थीम थी, जो लॉजिक था, वो टीचर ने आपको समझा दिया कि कैसे हम इस चीज को अचीव करते हैं। हमने क्योंकि फ्लो चार्ट समझ लिया तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। तो जैसा फ्लो चार्ट हमें वैसे ही फॉलो करना है। तो सबसे पहले यूजर से एक नंबर पूछना है, जैसा कि हम पहले भी पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट का यूज कर रहा हूँ और इतना लॉजिक हो गया। अब क्या क्या वेरिएबल्स मैंने यूज किए, इसके लिए तो कुछ यूज नहीं किया। अब लॉजिक क्या कह रहा है, हमें ये 3 वेरिएबल चाहिए। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1। अब टीचर से हमसे वाइवा में पूछती हैं बेनिफिट ऑफ सेमीकोलन इन अ प्रोग्राम। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें सेमीकोलन का कंसेप्ट नहीं है, जैसे विजुअल बेसिक या पाइथन। तो वहां पे हर स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में देना पड़ता है। लेकिन जिन जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन है उनमें मल्टीपल स्टेटमेंट को भी एक लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को रीड करता है और सेमीकोलन देखता है तो समझ आता है कि स्टेटमेंट क्या हो गया, एंड हो गया। अच्छा, फिर हमें लूप चलाना है दोस्तों। तुमने आपको सिंटेक्स सिखाया था कैसे, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन। अब एडिशनल लॉजिक, तो ये एडिशनल लॉजिक लिखा हुआ, इसको हम इसी को वैसे कैसे लिख देते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये नेक्स्ट टर्म है, सक्सेसिव टर्म। फिर क्या था दोस्तों, a इक्वल टू बी। वैल्यू ऑफ b इज नाउ न्यू a। और क्या दोस्तों, b इक्वल टू c, वैल्यू ऑफ c इज नाउ b। लेकिन यहां हम सोच रहे हैं कि प्रिंट यहां लगा दें। अब हम जानते हैं कि स्लैश टी हमने आपको पढ़ाया था, स्लैश टी में 6 स्पेसेस, टैब कैरेक्टर ए, प्रिंट करंट टर्म। तो मेरे फ्लो चार्ट में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है दोस्तों। मेरे इस फ्लो चार्ट में आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इस लाइन को पहले ले जाना पड़ेगा। आप लोग बस मार्किंग कर लीजिए कि इसको हमने यहां मूव कर दिया है। मैंने देखा कि हम यहां पे चेंज करें वैल्यू को, तो क्योंकि हमने गलती से b को a में असाइन कर लिया तो पहली भी तो छूट ही गई। तो कंक्लूजन निकला कि a को नई वैल्यू देने से पहले a को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मेरे इस फ्लो चार्ट में करेक्शन रिक्वायर्ड है, हमें प्रिंट पहले करना पड़ेगा। तो पहले हमने प्रिंट किया, फिर हम कंप्यूट करेंगे सक्सेसिव टर्म। और यहां पर हम लिख देते हैं मूव पोजीशन ऑफ बी एंड ए, या ए एंड बी। हम यहां पे बी और ए की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा लूप कंप्लीट हो रहा है, इससे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू एबीसी कंसेप्ट हमने ए लिखा है, हमने बी लिखा, लेकिन क्या मिसिंग है, सी पार्ट। और हम जानते हैं कि सी पार्ट में क्या आएगा दोस्तों, आई प्लस प्लस, यानी क्या, काउंटर। क्या हमने यहाँ पे काउंटर बनाया, यस। क्योंकि काउंटर नहीं बनाएंगे तो आई क्यू क्या है, 1। हमेशा वो कह रहेगी 1, जिससे कि इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हमें इनफाइनाइट लूप क्रिएट नहीं करना है,
हमने इसे कॉपी किया और इसे हम यहाँ रन करके देखना चाहेंगे। फिबोनाची सीरीज .cpp। अच्छा, कभी कभी मेरे दोस्त आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं और गलती से .c लगा देते हैं, तो उस केस में लिखा जाएगा फाइल नॉट फाउंड आईओ स्ट्रीम। तो जब भी कंपाइलेशन पे एरर आ जाए कि फाइल नॉट फाउंड आईओ स्ट्रीम, तो आप समझिएगा कि आपका एक्सटेंशन क्या है गलती से .c, जबकि होना क्या चाहिए .cpp। इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। और इसे रन करते हैं। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी प्रिंट करें। हमने कहा 10 टर्म्स, तो ये 10 टर्म्स प्रिंट हो गई। 0 1, फिर इन दोनों का एडिशन 1, फिर 2, फिर 3, 5, 8, 13, 21, 34। अब दोस्तों गलती मैं कर रहा हूं, और मेरी गलती क्या थी, मैंने ये लाइन लास्ट में लिखी थी। प्रोग्राम तो अभी भी वर्क करेगा, लेकिन लिखा है b इक्वल टू a, तो टेक्निकली जो सेकंड टर्म थी वहां से आंसर शो होना शुरू होगा। कंपाइल, और रन। हमने कहा 10 टर्म्स, तो जो 0 वाली टर्म थी वो प्रिंट नहीं होगी। बोले कहां से शुरू हुआ, 1 से, क्योंकि हमने a में b वाली वैल्यू असाइन की हुई थी। जिस कारण से हमने क्या किया, अपने फ्लो चार्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और सिस्टम से कहा कि पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट हो, बाद में फिर कंप्यूट हो सक्सेसिव टर्म। जिससे हमने आपको फिबोनाची सीरीज सिखाया, वैसे हम बना सकते हैं ट्रिबोनाची सीरीज। तो जब हम इंटरव्यू में फिबोनाची सीरीज सही बना लेते हैं, तो एक्सपर्ट हमें कहता है कि ट्रिबोनाची सीरीज बनाओ। कारण क्या कि कुछ स्टूडेंट लॉजिक को रट के चले जाते हैं। अब जो लॉजिक रट के जाते हैं वो केवल फिबोनाची बना पाएंगे, लेकिन टेक्निकली ट्रिबोनाची के नाम से ही पता चल रहा है कि वो फिबोनाची का जनरलाइज्ड टर्म है। रूल 1 क्या बन गया दोस्तों, फर्स्ट 3 टर्म्स आर फिक्स्ड। भाई फिबोनाची में 2 टर्म फिक्स्ड है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स फिक्स कर दो, जिनको हम क्या मान सकते हैं, 0 1 1। अब रूल 2 क्या कह रहेगा, सक्सेसिव टर्म्स आर एडिशन ऑफ प्रीवियस 3 टर्म्स। तो टेक्निकली ये फिबोनाची का ही जनरलाइज फॉर्म है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 0 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स तक। तो f ऑफ n क्या बनेगा, यानी फिबोनाची वैल्यू क्या बनेगी, पहली वैल्यू 0 फिक्स्ड है, नेक्स्ट वैल्यू 1 फिक्स्ड है, 1 फिक्स्ड है। अब इन तीनों का सम कितना आएगा, 2। इन तीनों का सम, इन तीनों का सम दोस्तों 7। अब टीचर ने मैं फिगर बनाना सिखाया, तो मैं स्टूडेंट हूं दोस्तों, तो फिर से मैं फिगर बना सकता हूं, क्योंकि जिसने सही तरह से फिबोनाची सीखा है वो सेम उसी कंसेप्ट को ट्रिबोनाची में भी तो कन्वर्ट कर सकता है। कि इसको मान ले हम a, नाम मानने में तो कुछ भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, इसको मान ले b, इसको मान ले c। अब नई वैल्यू निकालनी है d, तो d कैसे निकलेगी, इन तीनों के सम से। अब हमें मैजिक करना है, अब नई टर्म को बनाना है d, तो इसको बनना पड़ेगा c, इसको बनना पड़ेगा b, और इसको बनना पड़ेगा a, जिससे कि ये तीनों आपस में क्या हो पाए, ऐड। फिर ये बन जाएगा d, ये बन जाएगा c, ये बन जाएगा b, और ये बन जाएगा a। तो हमें इनको असाइन करना पड़ेगा। तो टेक्निकली d बराबर क्या हो गया, a प्लस b प्लस c। अब a में क्या आ रहा है, b,
बी में क्या आ रहा है, सी, और सी में क्या आ रहा है, डी। तो अभी अभी मैंने छोटा सा एक बॉक्स बनाया था, क्या उस छोटे से बॉक्स में ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। तो यही प्रोग्राम किसका बन जाएगा, ट्रिपनासी का। तो घर में आप लोग इसका फ्लो चार्ट भी बड़े आराम से डिजाइन कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है, और साथ साथ क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम। हो सकता है कि कैंपस में एक नया प्रोग्राम है जिसमें स्टार्टिंग की 4 वैल्यू फिक्स कर दी जाए, ए बी सी डी। तो अगली टर्म ई कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो टेक्निकली ये प्रोग्राम हम किसी भी तरह से जनरलाइज करके डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों में वाइल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन समझने हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हमें मेन के अंदर ट्राई करने हैं। हमें कंपाइल करना है और रन करना है और नोट डाउन करना है रिजल्ट। कुछ में आपको रिजल्ट मिलेगा या कुछ में एरर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपके आंसर्स चेक करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर क्यों ऐसा आया। जैसे पहला मैं कुछ लिख रहा हूँ वाइल 1, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे ए। अब जैसा कि टीचर ने हमें पहले ही बता दिया कि 1 मतलब क्या है, ट्रू। अब दोस्तों, आज से अरबों साल पहले हमारा जो सन है वो ईस्ट से राइज होता था, और आज भी ईस्ट से राइज होता है। अब वो कब आएगा जब वो वेस्ट से राइज होगा, कभी नहीं। तो ऐसा लूप कहलाता है इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट एज। रीजन क्या है, लूप एग्जीक्यूट्स टिल कंडीशंस ट्रू। तो कभी ये फॉल्स होगा नहीं, इसलिए चलता ही रहेगा, तो ये फॉरएवर चलता रहेगा। अच्छा, टीचर ने इसका उल्टा बना दिया दोस्तों, क्या, वाइल 0। अब सिंपल सी बात है कि कंडीशन फॉल्स है तो नो आउटपुट, और रीजन क्या है, 0 मीन्स फॉल्स, सो लूप नॉट एग्जीक्यूट। अब जितने भी क्वेश्चन में तुमको एससी के रिलेशनशिप पे होंगे, जैसे कैंपस क्वेश्चन 3 हम लिखा वाइल नॉट 0। अब आपको मैंने काफी दिन पहले पढ़ाया था कि फॉल्स में नॉट लग जाए तो क्या बन जाता है, ट्रू। अब इसका आंसर मैं लिखूंगा नहीं। ऐसे दोस्तों कैंपस क्वेश्चन नंबर 4 वाइल नॉट 0। अच्छा, मैं शॉर्ट में प्रिंट एफ को पीएफ लिख रहा हूं, अंडरस्टूड की प्रिंट एफ है वो। अब अगला क्वेश्चन मुझे काफी पसंद है। हमने कहा इंटीजर i इक्वल टू 0 वाइल i लेस देन 256, और मैं सिस्टम से कर रहा हूं प्रिंट एफ परसेंट सी इक्वल टू परसेंट डी फिर थोड़ा सा गैप, और मैं लिख रहा हूं i कॉमा i। हालांकि हमारे कई दोस्तों को हिंट मिल गया होगा कि हम सिस्टम से कह रहे हैं कि भाई सिस्टम, आप नंबर का कैरेक्टर भी प्रिंट करो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रिंट करो। तो टेक्निकली क्या है ये दोस्तों, ये आस्की टेबल। तो मुझसे किसी दोस्त ने कहा था सर हम आस्की टेबल प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आस्की टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि जिन जिन की मुझे आस्की वैल्यू नहीं पता होती वो उनको मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। कैंपस क्वेश्चन नंबर 7 हम रखेंगे इंटीजर i इक्वल टू 1 और लिखेंगे वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 और लिखेंगे प्रिंट एफ i। हम i को प्रिंट करना चाहेंगे और लिखेंगे इफ i, यहां पे i प्लस प्लस भी कर देते हैं, हमने यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर दिया और हमें एक कंडीशन देना है, इफ i एग्जैक्टली इक्वल टू 7 तो ब्रेक। अब तक हमने दोस्तों ब्रेक कहाँ सीखा है, केवल स्विच में।
लेकिन जिससे स्विच में ब्रेक का काम है स्विच को रोकना, वैसे लूप में भी क्या लगा सकते हैं, ब्रेक। आज हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए वो वाइल लूप से बनाए थे। हम जानते कि वाइल को नीचे ले जाए और ऊपर डू लगाते तो वही प्रोग्राम किससे बन सकता है, डू वाइल से। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे फ्रेंड डू वाइल से भी वो प्रोग्राम डिजाइन कर पाएंगे। अच्छा, आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। यहां मैं लिख रहा हूं आई प्लस प्लस और लिख रहा हूं इफ आई लेस देन 7 तो कंटिन्यू। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने स्विच में कंटिन्यू लगा दिया था तो एरर आया था, लिखा आया था कि कंटिन्यू लूप में यूज होता है। अब क्योंकि हम लूप पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंटिन्यू। तो आपको घर में चेक करना है कि कंटिन्यू लिखने से टेक्निकली होगा क्या, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, परसेंट डी कॉमा आई। तो पहले हमारे 4 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रू दिया जाए तो क्या होगा, फॉल्स दिया जाएगा तो क्या होगा। अगले 3 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक का ऑब्जेक्टिव था आस्की टेबल प्रिंट करना, एक का ऑब्जेक्टिव था यह समझना कि ब्रेक का काम क्या होता है, और एक का ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, कंटिन्यू का यूज क्या होता है।